हमारा आज का टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके अलावा हम जानेंगे एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करें हम गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है और ये पूरी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर का निर्माण होता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है आवृत्ति बीजी पौधों के बीजांड यानी कि न्यूक्लियस में संपन्न होता है। तो यदि हम बात करें बीजांड यानी कि जो न्यूक्लियस की अधस्त्वचीय त्वचा होती है यानी कि जो हाइपोडर्मल सेल होती है, इसी में मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हाइपोडर्मल की कोई भी एक कोशिका क्या होती है, साइज में बड़ी हो जाती है और साइज में बड़ी होकर प्रपसु कोशिका यानी कि आर्चे स्पोरियल सेल का निर्माण करती है। ये जो आर्चे स्पोरियल सेल होता है स्पष्ट केंद्रक वाली, वह अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है। अब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू बाहर की ओर बनता है प्राइमरी पेरिटियल सेल यानी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर की ओर बनता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो इसमें जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो विभाजित नहीं होता, बाद में यह बड़ी होकर गुरु बीजाणु मातृकोशिका यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करता है। दूसरी ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और यदि ये बार बार विभाजित होती है तो भित्ति का निर्माण करती है। जबकि गुरु बीजाणु मातृकोशिका यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यानी कि मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 हैप्लॉइड यानी कि अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर कहते हैं। तो इन 4 कोशिकाओं के समूह को हम वैज्ञानिक रूप से रेखित चतुष्क यानी कि लीनियर टेट्रेड, लेकिन ये लीनियर टेट्रेड किसका है, मेगा स्पोर का है, क्योंकि आपने माइक्रो स्पोर में भी ये चीज पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मेगा स्पोर की बात हो रही है तो हम बोलेंगे मेगा स्पोर लीनियर टेट्रेड। इन 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, केवल एक सक्रिय रहता है जो कि निभाग यानी कि चैलेजल रीजन की ओर रहता है। और यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चल के भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। भ्रूणकोश को ही हम मादा युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो कैसे एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, आइए आगे हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस यानी कि बीजांड का जो हाइपोडर्मल सेल होता है वो प्रपसु कोशिका में बदल जाता है और उन प्रपसु कोशिका में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और उस डिवीजन के थ्रू 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, प्राइमरी पेरिटियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनता है मेगा स्पोर, और मेगा स्पोर में 4 कोशिकाएं होती हैं। ये 4 कोशिकाओं में से 3 डिजेनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और एक ही कोशिका बचता है जो कि अगुणित होता है। तो ये अगुणित कोशिका ही सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है और ये सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको भ्रूणकोश में बताया था कि इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं। तो ये 8 कोशिकाएं कैसे बनती हैं, इनके क्या नाम है, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आवृत्तबीजी पौधों में जो भ्रूणकोश होते हैं यानी कि एम्ब्रियो सैक होते हैं, जिसे हम मादा युग्मोद्भिद कहते हैं, इसका निर्माण बीजांड यानी कि ओव्यूल के अंदर होता है। तो बीजांड क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है। तो जो अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु है, यह एक भ्रूणकोश मातृकोशिका यानी कि एम्ब्रियो सैक मदर सेल की तरह व्यवहार करता है और यह समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन में जाता है और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू इसकी जो कोशिकाएं होती हैं बड़ी होती हैं, इनके केंद्रक बड़े होते हैं और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो प्रथम समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, फिर दूसरी बार विभाजन होगा
तो दूसरी बार विभाजन के थ्रू फिर कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। और जो नई 4 कोशिकाएं बनती हैं उनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है और 4 से कुल कितने हो जाते हैं कोशिकाएं? 8 कोशिकाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु है उसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होता है और इससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। इन 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 8 कोशिकाओं की एक संरचना बनती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश कहते हैं। तो आइए डिटेल से हम भ्रूणकोश की संरचना के बारे में जानें और ये संरचनाएं क्या है, इनके कार्य क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम इनकी संरचना को समझे। जब हम संरचना को समझ जाएंगे तो ऑलरेडी हमें समझ में आ जाएगा कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो 8 कोशिकाओं में जो 3-3 कोशिकाओं का समूह है 2 विपरीत ध्रुवों पर है और जो 2 कोशिका है वो बीच में है। चूंकि ये 2 कोशिकाएं ध्रुवों से आती हैं और ये मध्य में आ जाती है, इसलिए इन केंद्रकों को ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। वहीं हम बात करें आपके 3 कोशिकाएं जो कि नीचे की ओर है, जो कि बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है। तो बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें से 3 कोशिकाएं देखा जाए, मानी कि 3 कोशिकाएं होती है बीजांड द्वार की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो उसमें एक कोशिका जो बीच में होती है वो बड़ी होती है जिसे हम अंड कोशिका एग सेल कहते हैं। यही फीमेल गैमेट है। इसके बाद जो 2 कोशिकाएं नीचे की ओर होती हैं उन्हें हम सहायक कोशिका या फिर सिनर्जिड कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर यानी कि एग सेल और सिनर्जिड को मिलाकर हम एग ऑपरेटस यानी कि अंड उपकरण या फिर अंड समुच्चय कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके एग ऑपरेटस पूछा जाता है। तो ये जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती है यानी कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम तंतुमय संरचना, इंग्लिश में जिसे हम बोलेंगे फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर। तो ये संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि निषेचन के समय जो परागकण से पराग नलिका आती है उसके एम्ब्रियो सैक में पहुंचने में मदद करते हैं। इसी तरह विपरीत तरफ आप देखेंगे यानी कि चलेजल रीजन की तरफ 3 और कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, यानी कि माइक्रोपाइलर इंड की तरफ पाया जाता है एग ऑपरेटस और इसके जस्ट अपोजिट पाया जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल। इन कोशिकाओं के कार्य ज्ञात नहीं है और ये समय के साथ यानी कि जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये नष्ट हो जाती हैं। अब मध्य में उपस्थित जो 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद एक द्विगुणित यानी कि 2n संरचना बनाते हैं जिसे हम द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये दोनों ध्रुवी केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो एक संरचना बनाते हैं जिसे हम द्वितीयक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं और इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 2n। यही सेकेंडरी न्यूक्लियस बाद में निषेचन के द्वारा भ्रूणपोष इंडोस्पर्म का निर्माण करता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 3n, लेकिन ये आवृत्तबीजी पौधों में होता है। तो ये कैसे होता है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो इस प्रकार आवृत्तबीजी पौधों में भ्रूणकोष ही मादा युग्मोद्भिद अवस्था को निरूपित करता है। भ्रूणकोष अष्टकेंद्र की यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड या फिर सप्तकोष की 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई को छोड़ दें तो सभी कोशिकाएं यानी कि जो बची हुई 6 कोशिकाएं हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे, ये अगुणित होती हैं यानी कि हैप्लॉइड होती हैं, जबकि द्वितीयक केंद्रक आपका डिप्लॉइड होता है। लेकिन अगर 8 की अवस्था में रहते हैं तो सभी कोशिकाएं हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होती हैं।